नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान का मॉडर्न हिस्ट्री का स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण। तो इसमें पहला है स्वदेशी आंदोलन। तो आइए देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन सखाराम गणेश देउस्कर ने औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के विरोध में देशेर कथा देश की बात नामक पुस्तक लिखी, जिसका पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया। देउस्कर जी की पुस्तकें देशेर कथा, एट्टाकोन जुग, तिलकेर मुकदमा एवं उनके निबंधों ने बिहार बंगाल के युवकों को उद्वेलित कर दिया और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। औपनिवेशिक सरकार ने देउस्कर जी की सभी पुस्तकें पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार बंगाल के गांवों कस्बों में स्वदेशी मेला, प्रदर्शनी, जागरण संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने लगे। लोग स्वदेशी के प्रति आकर्षित होने लगे और स्वदेशी की बिक्री को अस्थायी करने के लिए कार्य किए जाने लगे। स्वदेशी आंदोलन से इंग्लैंड की बनी वस्तुओं की मांग कम हो गई। सरकार की ओर से स्वदेशी आंदोलन को रोकने का हिंसक उपाय किए, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियां स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर बंगाली क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई बरिंद्र घोष, अरविंद घोष के भाई इंद्रनाथ नंदी, सचिंद्रनाथ सन्याल तथा अन्य बिहार का दौरा कर क्रांतिकारी का प्रचार करने लगे। सतीश नाथ सन्याल ने पटना में अनुशील समिति की एक शाखा स्थापित की। क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर बिहार के युवक भी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। इनमें बिहार नेशनल कॉलेज और टी.के. घोष अकादमी के छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे थे। इसलिए सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने में सक्रिय हो गए। अतुल चंद्र मजुमदार, सुधीर कुमार सिन्हा, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्यामनाथ झा, शिव कुमार सिन्हा, नृपेंद्र बसु, रेवती नाग, बसंत कुमार बख्शी, निशिकांत जैन, कृष्ण चंद्र सूत्रधार, विधांशु बसु, जयंत सरकार, नरेश चंद्र घोष, रघुवीर नागरमल मोदी, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, रासबिहारी लाल, मनोरंजन गुहा, ठाकुरता सरयुग प्रसाद, हेमेंद्र नाथ घोष, स्वामी सत्यदेव, दीनानाथ झा, सूर्यदेव नारायण वर्मा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जगदीश्वर झा सहित बड़ी संख्या में बिहारी युवक क्रांतिकारी गतिविधियों में चला रहे थे। देउस्कर जी ने रांची के नागरमल मोदी को बिहार बंगाल के मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी कार्य व्यापार से जोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत 30 अप्रैल 1908 की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। दरअसल वे मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहता था, परंतु धोखे में वकील कैनेडी सहित उसका परिवार मारा गया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, परंतु प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को 2 मई 1908 को गोली मार ली और शहीद हो गए। पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध। बिहार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन प्रचार पा रही थी, इसलिए सरकार ने 1910 में प्रेस कानून के अंतर्गत देश के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का मुंह बंद कर दिया। देश भर के 350 मुद्रणालयों तथा 300 पत्रिकाओं को दंडित किया गया।
500 प्रकाशकों को जब्त कर लिया गया। बिहार के जितने भी देश हित के लिए विचार दे रहे थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिहारी, पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा, मां की पुकार आदि पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सभी के स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र तथा शत्रुतापूर्ण थी। जिन प्रकाशकों को सरकार आपत्तिजनक समझती थी उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा देती थी। साथ ही स्वदेशी तथा स्वतंत्रता से संबंधित सहानुभूति रखने वाले पत्र पत्रिकाओं को बिहार में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे किसी भी साहित्य का पता मिलते ही उसे तत्काल जब्त कर लिया जाता था। भारतीय क्रांतिकारी समिति शिविर के गृह सचिव द्वारा भारत के राजाओं एवं लोगों के नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के नाम तथा द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया नामक पुस्तकालय को सरकार ने जब्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ राजद्रोहात्मक नाट्य, साहित्य, यात्रा, पार्टियों, रंगमंचों आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिए। सखाराम गणेश देउस्कर की तिलकेर मुकदमा, छत्रपति शिवाजी रंजीतेर जीवन यज्ञ पर भी पाबंदी लगा दी गई। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विस्तार देने के लिए बिहार की क्रांतिकारियों ने जनसंपर्क के नए नए तरीके का इजाद किया। गीतों, नाटकों, देशभक्तिपूर्ण उत्सवों, प्रदर्शनियों, प्रतिज्ञा पत्र, देवाल लेखन, रक्षाबंधन आदि के माध्यम से लोगों की भावना एवं संकल्पना शक्ति को झकझोरने के उपाय किए जाने लगे। अनेक प्रतिबंधों के बावजूद बिहारी क्रांतिकारियों ने सखाराम गणेश देउस्कर की देशेर कथा का हिंदी अनुवाद तथा राधा मोहन गोकुल की पुस्तक देश का धन का प्रचार करते रहे। बिहार के कई क्षेत्र में स्वदेशी वस्तुओं का फेरी लगाकर बिक्री करते थे। स्वदेशी प्रेमी लोग देश प्रेम के महान आदर्शों के अनुप्रेरित थे। जन जागरण से बिहार में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ और देश की स्वतंत्रता के लिए एक भूमि तैयार हुई। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किसान औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के नियमों तथा अंग्रेज व्यापारियों के शोषण से काफ़ी त्रस्त थे। नील के अंग्रेज व्यापारी जो नील्हे साहब कहे जाते थे, वे उत्तरी बिहार के किसानों से जबरन नील की खेती करवाते आ रहे थे। उन्हें केवल अपने लाभ एवं मुनाफा की धुन रहती। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी वहाँ अन्याय एवं शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता था। जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे उन पर अंग्रेज मनमाने ढंग से लगान बढ़ाकर वसूल करते थे। प्रशासन, पुलिस और उनकी न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में अंग्रेज जमींदारों को सहयोग करते थे। नील की विश्वव्यापी मांग। नील की विश्वव्यापी मांग। नील की खेती भारत में होती थी। नील की मांग यूरोप के औद्योगिक घराने में अधिक थी, इसलिए इसकी व्यावसायिक खेती के लिए अंग्रेज इसे अमेरिका ले गए थे। इसका अंग्रेजी नाम उन्होंने इंडिगो रखा। मूल शब्द इंडिकम है जो इंडिया से निकला है। यूरोप में यह रंग अत्यंत लोकप्रिय होकर व्यापार के लिए एक अनमोल वस्तु बन गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो इसके व्यापार की मुख्य वस्तु नील थी। प्रारंभ में कंपनी अंग्रेज खेतिहर को रकम उधार देकर खेती करवाते थे, परंतु बंगाल में सुतनौती और गोविंदपुर में जमींदारी उन्होंने बंगाल के नवाब से प्राप्त कर लिया तो वहां उन्होंने नील की व्यावसायिक खेती करना शुरू कर दिया। तभी से भारतीय किसानों पर अत्याचार भी बरसने लगे। मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई
गांठ यूरोप नहीं पहुंचती थी। विश्व बाजार में मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ यूरोप नहीं पहुंचती थी। विश्व बाजार में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील ले आए, जिसमें भारतीय नील का भाव प्रति मन 234 रुपये से गिरकर 100 रुपये प्रति मन हो जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे विश्व मंडी में जर्मनी का कृत्रिम नील का आना बंद हो जाता है और भारतीय नील की मांग बढ़ जाती है। बिहारी नील का भाव 675 रुपये प्रति मन तक पहुंच जाता है। इससे नील के अंग्रेज व्यापारी के पास धन की वर्षा होने लग जाती है। वे किसानों से जबरन नील की खेती में बढ़ोतरी करने के लिए बाध्य कर देते थे। नील की खेती करवाने के तरीके। नील के अंग्रेज व्यापारी बिहार में 2 तरीके से नील की खेती करवाते थे, एक जिरात तथा 2 आसामी बाढ़। जिरात के अंतर्गत वे अपने सीधी देखरेख में अपने हल बैल की सहायता से नील की खेती करवाते थे। इसके लिए वे रैयतों को नियुक्त करते थे और उनके रैयतों के हल बैल को अपने लिए सुरक्षित कर लेते थे। ऐसे रैयत उनके बंधन में रहते थे, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलता था। 2 आसामी बाढ़ व्यवस्था में कोठी वाला साहब रैयतों के द्वारा उन्हीं की खेती में नील की खेती करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक प्रचलित तरीका 3 काठिया था। 3 कठिया चंपारण में सर्वाधिक प्रचलित था। इसके अंतर्गत रैयतों को अपने प्रति बिघा खेत में 3 कट्ठे में अथवा कोठी के खेत में 25 से 30 वर्ष तक लिखित शर्त के अनुसार नील उपजाना पड़ता था। उसके लिए औपचारिक रूप से सट्टा के अनुसार उसे मूल्य मिलता था। इस प्रथा से नीलहों को सर्वाधिक लाभ पहुंचता था, दूसरी ओर रैयत को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। एक अन्य तरीका खुशकी या कुरतौली कहे जाते थे। कुरतौली के अंतर्गत रैयतों का सबसे अधिक शोषण होता था। यह प्रथा चंपारण में बहुत विस्तृत रूप से प्रचलित नहीं था। इसके अंतर्गत रैयत अपना सारा खेत और अपना सारा घर भी कुछ अरसे के लिए नील्हे के पास बंधक रख देता था। बंधक की अवधि उसकी सारी जिंदगी या उसके आने वाले पीढ़ी के लिए भी हो सकती थी। इस तरह वह गुलामी की जंजीरों में बंधा रहता था, जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा होता था। शोषण व अत्याचार के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल की पहल। चंपारण के नील्हे ने सबसे क्रूर बेलवा कोठी का एसीएमन था। सतवरिया गांव के राजकुमार शुक्ल उससे बहुत पीड़ित था। वह चाबुक लेकर निकलता तो दूर दूर तक आतंक फैल जाता। रैयतों पर एमन का अत्याचार बढ़ाता गया। राजकुमार शुक्ल उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे। उल्टे राजकुमार शुक्ल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। इसी क्रम में मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद, धारणीधर प्रसाद, कचहरी का कातिब पीर मोहम्मद मुनीस, संत राउत, शीतल राय, शेख गुलाम से वह मिले। कानपुर जाकर समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर नीलहों के अत्याचार के संबंध में उन्हें बताया। विद्यार्थी जी ने 4 जनवरी 1915 के अंक में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया और उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार के सभापतित्व में 26 से 30 दिसंबर 1916 तक कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ था। लोकमान्य तिलक भी इस अधिवेशन में भाग लेने आए थे, इसलिए जनता में काफ़ी उत्साह था। करीब 2300 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में पहुंचे थे, जिसमें चंपारण के नीलहों से उत्पीड़न रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद,
ब्रज किशोर प्रसाद, रामदयाल साहू, पीर मोहम्मद मुनीस और राजकुमार शुक्ल भी थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और नीलों के अत्याचार का वर्णन उन्हें सुनाया। प्रतिनिधियों के पहल पर अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे स्वयं चंपारण चलकर वहां के रैयतों की दयनीय दशा अपनी आंखों से देख लें। राजकुमार शुक्ल चारों तरफ निराशा के घटाटोप के बीच अपने अदम्य साहस के साथ आशान्वित भी थे। वे नील के धब्बे को सदा सदा के लिए धो डालना चाहते थे। चंपारण की भूमि पर पड़े ये नील के धब्बे उन्हें बेचैन किए रहते थे। पत्र पत्रिकाओं द्वारा विरोध। रैयतों की दुह स्थिति को लेकर हिंदी बिहारी, अमृत बाजार पत्रिका, देश, पाटलिपुत्र, सर्चलाइट, मिथिला मिहिर, भारत मित्र, हितवार्ता, प्रताप, हिंदी बंगवासी, अभ्युदय, हिंदी केसरी आदि पत्र पत्रिकाओं में चंपारण के रैयतों पर हो रहे अत्याचार संबंधी लेख व समाचार प्रकाशित होने लगे। इससे एक जन्मजात तैयार होने लगी। बिहारी के संपादक महेश्वर प्रसाद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार में प्लांटर्स और रैयत शीर्षक से 6 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। इससे बिहार के उपराज्यपाल नाराज हो गए तथा महेश्वर प्रसाद को पत्र से हटने के लिए बाध्य कर दिया। प्रताप ने 13 मार्च 1917 को चंपारण संबंधी एक लेख प्रकाशित किया, जिससे उत्तेजना फैल गई। प्रताप का वह वाक्य काफी प्रभावशाली रही थी। अन्याय से पीड़ित लोगों की परमात्मा तक का आसन डुला देती थी। इसका असर आम जनता और औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार दोनों पर पड़ी। अमृत बाजार पत्रिका में प्रांतीय सरकार के 18 जनवरी 1915 के एक आदेश पर विरोध प्रकट किया गया था। भारत मित्र के कई अंकों में लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में सरकार द्वारा टाल मटोल भरे जवाब पर असंतोष प्रकट किया गया था। 29 नवंबर 1914 को प्रताप में एक दुखी हृदय के छद्म नाम से इस संदर्भ में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें चंपारण में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत की गई थी। चंपारण के किसानों एवं रैयतों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध कानपुर का प्रताप सर्वाधिक मुखर रही थी। 17 जनवरी 1916 को प्रताप प्रेस से प्रार्थना नामक पुस्तिका प्रकाशित किया गया। इसमें चंपारण के 19 लाख किसानों एवं रैयतों की हृदय विदारक वर्णन थी। साथ ही समस्या समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए गए थे। प्रार्थना और प्रतियां चंपारण में वितरित किया गया। सरकार ने 16 मार्च 1916 को प्रार्थना पुस्तिका को जब्त करने का आदेश दिया। बिहार के 30 लाख किसानों के विद्रोह के भय से पुलिस ने जब्त करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। इस जुर्म में कई पत्र पत्रिकाएं बंद करा दिए गए। कई लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भी पत्रिकाएं नीलों के अत्याचारों को सामने लाते रहे। इससे एक ओर जनाक्रोश व राष्ट्रीयता का विकास हुआ तो दूसरी ओर इस बढ़ते जनाक्रोश को दबाने हेतु सरकार ने कुछ भाव में एवं कुछ कंटीली नीतियां भी बनाई। गांधी जी का चंपारण आगमन। गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण पहुंचने के लिए पटना के लिए चल पड़े। पटना में मजहरुल हक के यहाँ ठहरे। पटना से मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान किया। रात्रि 10 बजे पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर जेबी कृपलानी सहित वहां के बुद्धिजीवियों, कांग्रेसियों, छात्रों ने उनका स्वागत किया। चंपारण के किसान भी बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर पहुंचे और अपनी करुण कहानी उन्हें सुनाई। चंपारण की वस्तु स्थिति की जांच प्रक्रिया आरंभ करने तथा मोतिहारी जाने से पूर्व गांधी जी नीलवर संघ के सचिव
J.M. विल्सन तथा तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त L.F. मर्सेड से 13 अप्रैल को मिले। आयुक्त मर्सेड ने गांधी जी को बाहरी व्यक्ति बताते हुए उन्हें अविलंब तिरहुत छोड़ देने को कहा। अतः वे धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, गोरख प्रसाद, J.B. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि के साथ मोतिहारी चले गए। गांधी जी मोतिहारी में 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने सहयोगिताओं के साथ मोतिहारी के जसोला गांव जाकर रैयतों से बयान लिए चंदहिया गांव का दौरा कर रहे थे कि उन्हें चंपारण छोड़ने संबंधी सम्मन मिला। अंग्रेजों को आशंका थी कि गांधी जी उपद्रव कराने के लिए ही चंपारण आए हुए हैं। वह बाहरी व्यक्ति हैं। वह जानबूझकर प्लांटरों एवं रैयतों के बीच टांग अड़ा रहा है, इसलिए उसे चंपारण से अविलंब जाना होगा। प्रशासन भी नीलहों को सहयोग कर रही थी। 18 अप्रैल से जून 1917 तक गांधी जी जसोली, चंदहिया, बैरिया, बेलवा, परसा, डोकराहा, लोहरिया, ओल्हा, खनमिया, सकरी, काठा, छनौती, ओलवा, मंझरिया, तुलकोलिया, बरहरवा सहित मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर के सैकड़ों गांवों का दौरा कर पीड़ितों के बयान लिए। जून 1917 तक 4000 रैयतों ने अपने बयान दर्ज करवाए। युवा स्वयंसेवक उनके बयान लिखकर नेताओं के पास जमा कराते रहे थे। जिस गांव में पहुंचते बयान लिखवाने, वहां रैयतों की भीड़ लग जाती। झूठी बयान दर्ज कराने के लिए नीलहों अपने आदमी भी भेजने लगे, जो नीलहों की प्रशंसा में हुआ करता था। शिकायतों को 2 श्रेणी में रखा जाता था। पहला तात्कालिक समस्या, दूसरा जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है। जांच कमेटी का गठन। प्रथम विश्व युद्ध चरम पर थी। विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ती गई, आवश्यक सामान भी नहीं मिल रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। भारत के सभी संसाधन युद्ध के लिए प्रयुक्त कर दिया गया था, जिससे आम जनता बेहाल थी। इसी दौरान रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिससे अंग्रेज सशंकित हो उठे। लोकमान्य तिलक के प्रभाव से भी भयभीत थे, इसलिए भारत में किसी तरह के कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने समझौते का रास्ता अख्तियार किया। गांधी जी मुख्य सचिव को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए पत्र लिखा। बिहार के मुख्य सचिव ने गांधी जी के पत्र का जवाब 26 मई 1917 को दिया। 4 जून 1917 को रांची जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने को कहा। गांधी जी 2 जून 1917 को पटना से चलकर 3 जून को रांची पहुंचे। गांधी जी रांची आर्य समाज के प्रधान बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे। दोनों ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी। बातचीत 4 जून के बजाय 5 जून को हुई, क्योंकि बैठक में मुख्य सचिव को भी भाग लेना था। गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट ने गांधी जी से कहा, इस स्थिति को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह बड़ी तेजी से खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। बातचीत के क्रम में यह तय हुआ कि चंपारण संबंधी एक कमेटी गठित की जाए, जिसके अध्यक्ष अन्य प्रांत के राजस्व अधिकारी स्लाई होंगे। गोरे जमींदारों के प्रतिनिधि डी रीड तथा भारतीय काले जमींदारों के प्रतिनिधि गांधी जी को रखा गया, जबकि गांधी जी गवाह बनना चाहा। इस कमेटी का नाम चंपारण एग्रेरियन कमेटी रखा गया। कमेटी की आरंभिक बैठक रांची में 11 जुलाई 1917 को हुई। चंपारण संबंधी वार्ता के सिलसिले में गांधी जी 6 जून 8 से 11 जुलाई एवं 22 सितंबर से 8 अक्टूबर 1917 तक रांची में 21 दिन तक रहे थे। रांची में बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय, नागरमल मोदी, कांत कुमार लाल सहित कई वकील व आर्य समाजी गांधी जी को सहयोग कर रहे थे।
जांच समिति ने जिले के भिन्न भिन्न स्थानों में घूम घूमकर रैयतों की असुविधाओं तथा कष्टों की पूर्ण रूप से जांच कर अपनी अनुशंसा के साथ सरकार के समक्ष एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन अर्पित किया, जिसके आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 3 कठिया प्रथा का अंत कर दिया गया तथा रैयतों का लगान भी घटा दिया गया। अबवाब अवैध घोषित हुए और उसके लिए दंड का विधान बना। सरहवेशी भी तोड़ दिए गए तथा नीलवरों से नकद रुपए वसूल करके रैयतों को लौटा दिए गए। इस तरह चंपारण के रैयतों को गांधी जी के प्रयत्न से एक न्यायपूर्ण अत्याचारी व्यवस्था से मुक्ति मिली। सत्याग्रह का चंपारण में प्रयोग किया गया था, जो शांति प्रिय बिहारियों की वजह से सफल रही। इन्हीं का सुफल था कि यह युगों पुरानी प्रथा 6 महीने में समाप्त हो गई। रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 को समाप्त होते ही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1919 को अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। यह कानून न्यायाधीश रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट कानून के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते थे। इस कानून के द्वारा अपील वकील दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून का नाम दिया। रॉलेट कानून के विरुद्ध बिहार में 1919 फरवरी के अंतिम दिनों में शुरू हो गए। पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, छपरा, मानभूम में विरोध प्रकट करने के लिए सार्वजनिक सभाएं आयोजित होने लगे। इन सभाओं में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम, हरनंदन लाल, महमूद सीबी सहाय, बीबी वर्मा, ख्वाजा अब्दुल मजीद, सरफराज हसन खान, नीरसू नारायण सिंह, गणेश्वर दत्त सिंह, शंभू शरण शर्मा, राय ब्रजराय कृष्ण, बाल गोविंद, मालवीय मथुरानाथ सिन्हा, योगेंद्रनाथ बनर्जी, तुलसी सिंह प्रभृति नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किए। 6 अप्रैल को पटना में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो किला मैदान पटना सिटी में वह सभा में परिणत हो गया। इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। सरकारी आंकड़ा 5 से 10 हजार, जबकि एक अन्य सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 75,000 थी। बिहार के वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया। रांची में नागरमल मोदी, पूर्णचंद्र मित्रा, गुलाब नारायण तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, राम रक्ष ब्रह्मचारी, चंपारण में गोरख प्रसाद, रघुनाथ लाल, राजकुमार शुक्ल, नारायण तम्माजी, मुजफ्फरपुर में महबूब हसन खां, गया में राय हरि प्रसाद लाल, बजरंग दत्त शर्मा, जयनाथ प्रसाद, छपरा में जीवन नंदन शर्मा के नेतृत्व में सभा आयोजित कर आक्रोश व्यक्त किए। रांची की सभा स्थल प्रशासन द्वारा तय किया गया था और वक्तव्यों ने जो कहे उसे राइटर द्वारा नोट भी किया जाता था। 30 मार्च को पूरे बिहार में हड़ताल आजकल की तरह बंद आयोजन को तब के समय हड़ताल कहा जाता था रखी गई। पूरा बिहार रॉलेट कानून के विरोध में आक्रोशित रही थी। खिलाफत आंदोलन। विश्व के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमान के बीच वह गुरु तुल्य था।
इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था खिलाफ आंदोलन। इस आंदोलन को महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को विस्तार रूप प्रदान किया। टर्की के खलीफा को अपमानित किए जाने पर बिहार में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पटना, रांची, गया, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के गांवों कस्बों में भी खिलाफत आंदोलन के लिए कार्य शुरू हो गए। पटना सिटी में खिलाफत की समस्या पर इश्तिहार लगाया गया, जिससे फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हसरत मोहानी, ताज उद्दीन और मोहम्मद अकरम खां के हस्ताक्षर थे। 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी, अब्दुल कलाम आज़ाद और शौकत अली के आह्वान पर पूरे बिहार में हड़ताल रखी गई। खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आक्रमण पर मौलाना और शौकत अली ने बिहार का दौरा किया। 24-25 अप्रैल 1920 को पटना में सभाएं आयोजित की गई। 27 अप्रैल को मुंगेर में सभा हुई। गया पहुंचने पर शौकत अली की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से वह सभा में नहीं जा सके। गया की सभा में कृष्ण प्रकाश सिन्हा ने सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान लौटा देने की घोषणा की। रांची में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। वह उस समय रांची में नज़रबंद थे। नज़रबंदी अवस्था में ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। नागरमल मोदी, गजनफर मिर्जा, मौलवी उस्मान अली इमाम, गुलाब नारायण तिवारी, रामचंद्र प्रसाद आदि मौलाना आज़ाद को सहयोग कर रहे थे। उलेमा का सम्मेलन फुलवारिया शरीफ में 15 से 16 मई 1920 को हुआ। उसमें कानपुर के कादिर आज़ाद सोभनी और मथुरा के अब्दुल मजीद ने भाग लिया। फुलवारी शरीफ के शहाबुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने सरकार दंडाधिकारी का पद त्याग दिया। गुलाम इमाम और कुछ अन्य व्यक्तियों ने जून में कई सभाएं पटना में आयोजित किए। 5 जून को सभी ख्वाजा अब्दुल मजीद एवं डॉक्टर सैयद महमूद ने बांकीपुर मैदान में सभा की। मजहरुल हक ने बिहार के अनेक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात पर लोगों को पूरी जानकारी दी, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता कायम हो सके। मौलाना शौकत अली ने बिहार का दौरा करते हुए कहा कि विशेष परिस्थिति में सरकारी नौकरियों के बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग आवश्यक हो सकते थे। खिलाफतवादियों ने 1 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में इसको औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन भी चलाए जाने का निर्णय लिया गया। जब मुस्तफा के नेतृत्व में टर्की के खिलाफ की सत्ता समाप्त कर दी गई, तब 1922 में यह आंदोलन पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों के बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग करने की भावना का बीजारोपण हो चुका था। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुआ, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 893 के विरुद्ध 1885 मतों से स्वीकृति हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में बिहारी प्रतिनिधियों की संख्या 300 से अधिक थी। बिहार के लगभग 180 प्रतिनिधि ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बिहार में असहयोग प्रस्ताव पर विभिन्न दिशाओं में काम शुरू कर दिए गए। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, गोरख प्रसाद,
ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद शफी एवं अन्य नेताओं ने कौंसिल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। 5 अक्टूबर को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ और मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद एवं मोहम्मद शफी की एक समिति गठित की गई। बिहार में असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने हेतु महात्मा गांधी ने दिसंबर में आपातकालीन दौरा किया। भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर के उनके दौरे के पश्चात वहां राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। कुछ स्कूलों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करके उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों में परिणत कर दिया गया। 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। गांधी जी 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजहरूल हक एवं प्रचार पद पर राजेंद्र प्रसाद हुए। मेधावी छात्र भी सरकारी स्कूलों को त्याग कर राष्ट्रीय संस्थाओं में आने लगे। असहयोग आंदोलन की घोषणा के साथ पूरे बिहार में एक ज्वार सा आ गया। जिला में कांग्रेस कार्यालय की स्थापना किए जाने लगे। उत्साहित युवा कांग्रेस के साथ जुड़ते चले गए। उन दिनों कांग्रेस के साथ जुड़ने का अर्थ लगाया जाता था कि अब उसका जीवन जेल में ही बीतेगा। जेल जाना तब के समय में एक सामाजिक अपराध माना जाता था, परंतु स्वराज की भावना से लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने लगे। पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध सभी देश की स्वतंत्रता की भावना के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। छात्रों ने सरकारी स्कूलों को त्याग कर कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में अध्ययन करने लगे। वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए अपने अपने पद को त्याग कर लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। शराब तथा विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन कर कार्यक्रम शुरू हो गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य शुरू हो गया। स्वराज की भावना से ओतप्रोत परिवार के सदस्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। बिहार में अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के पूर्व से शुरू हो गया था। रॉलेट एक्ट कानून के पारित होने के साथ बिहार में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए असहयोग शुरू हो गया था, परंतु गांधी जी द्वारा शुरू हुआ असहयोग आंदोलन ने पूरे बिहार में स्वराज के लिए झकझोर दिया। बिहार में 6 अप्रैल 1919 हड़ताल हुई। हड़ताल से पूरा बिहार ठप हो गया। 11 अप्रैल को गांधी जी ने गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में असंतोष व्यक्त किया गया और सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा पत्र में अपने हस्ताक्षर भी किए। इसी दौरान पूरे बिहार में जालियांवाला बाग कांड के खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा। जनरल डायर ने हजारों निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी थी, जिससे पूरा देश अस्तबद्ध रह गया था। परिणामस्वरूप बिहार सहित पूरे देश में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई। इसी जन आंदोलन से बिहार में असहयोग आंदोलन का भी प्रचार प्रसार हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में खिलाफत के प्रश्न से जुड़ा था। गांधी जी टर्की के खिलाफ के प्रति अन्याय एवं जालियांवाला बाग कांड दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक भागलपुर में हुई। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव को पारित किया गया। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। इस आधार पर पूरे बिहार में असहयोग कार्यक्रम चलने लगे। स्वराज की भावना से उत्प्रेरित होकर मजहरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र
खैस मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया। 30 सितंबर 1921 से मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इस समाचार पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार एवं हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ ही मुख्य रूप से था। असहयोग आंदोलन से बिहार के लोगों में स्वराज तथा स्वदेशी की भावना गहरी बैठ गई थी। जन जागरण कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, बद्रीनाथ वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरख प्रसाद, अब्दुल बारी, जगत नारायण लाल आदि बिहार का दौरा कर जन जागरण कार्यक्रम चलाते रहे। असहयोग कार्यक्रम में प्रगति लाने के लिए गांवों कस्बों तक में सभाएं आयोजित किए गए। पटना, भागलपुर, शाहबाद, गया, आरा, पूर्णिया, मुंगेर, रांची, हजारीबाग, पुलिरिया अब बंगाल में, दुमका, धनबाद सहित बिहार के सभी जिले में प्रतिदिन असहयोग करने संबंधी कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाने लगा। असहयोग आंदोलन नीति अनुरूप चल रही थी कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जब एक उग्र भीड़ ने 11 सिपाहियों को जिंदा जला दिया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। चौरी चौरा कांड के प्रायश्चित रूप में गांधी जी ने 12 फरवरी को 5 दिन का उपवास शुरू किया। इस समय मार्गदर्शन करने वाले सभी बड़े कांग्रेसी नेता जेल में बंद थे। असहयोग आंदोलन के रुकने से स्वराज प्राप्ति लगभग संशय के घेरे में आ गई। जनता में निराशा की भावना पैदा हो गई। इसी समय 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में आयोजित किया गया। गांधी जी के निर्णय की आलोचना करते हुए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एन.सी. केलकर ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार भारत पर अपनी स्वशासन व्यवस्था कायम रखने के लिए नीति एवं नियम बनाया करते थे। 8 नवंबर 1928 को ब्रिटिश संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन की एक साथ घोषणा प्रकाशित हुई, जिसमें संवैधानिक सुधारों पर एक सरकारी आयोग की नियुक्ति करने के संबंध में सूचित किया गया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 नवंबर 1927 को भारत के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर इसकी सूचना दे दी। स्वराज की कायम करने वाले नेताओं को इससे काफी निराशा हुई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 10 वर्ष के अंतराल के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1927 में संवैधानिक सुधार हेतु एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस आयोग की अध्यक्षता सर जॉन साइमन थे। उनकी सहायता के लिए 6 अन्य भी आयोग के सदस्य थे। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी के 2 प्रतिनिधि, इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के 2 सदस्य वाइकाउंट बर्नहम और लॉर्ड स्ट्रॉथकोन थे। कॉमन्स सभा के 2 सदस्य ई.सी.जी. काडोगा और कर्नल जी.आर. लैनफॉक्स थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के ध्येय को समझ लिया तथा उन्होंने आयोग के विरुद्ध का निर्णय कर लिया, विशेष करके इसलिए कि आयोग की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कार्यान्वयन की जांच करने तथा देश के भावी संवैधानिक सुधार के लिए अनुशंसा करने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीयों द्वारा इसे आत्मनिर्णय के मौलिक सिद्धांत की अवमानना समझ गया। 26 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो नेताओं का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। इस पर भी दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। इसमें बिहार से अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां के हस्ताक्षर थे। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर
किसी भी भारतीय के न होने पर रोष प्रकट किया गया। दिसंबर 1927 में आयोजित 42वें मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकमात्र मार्ग प्रत्येक चरण में और प्रत्येक ढंग से आयोग का बहिष्कार करना ही रह गया है। बिहार में विरोध। साइमन कमीशन का विरोध करने संबंधी एक सर्वदलीय सम्मेलन पटना में अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सभी दलों के लोगों ने कमीशन के बिहार आने पर उसका पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 1928 को कमीशन पटना आया। कमीशन का भारी विरोध हुआ, जबकि प्रांतीय सरकार और साम्राज्यवाद को पसंद करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। आयोग के कुछ सदस्य महाराजा डुमरांव का आतिथ्य स्वीकार करने डुमरांव चले गए। स्वदेशी प्रेमी लोगों ने उनका वहां भी विरोध किया। कमीशन के कुछ सदस्य रांची गए। रांची पहुंचने पर स्वतंत्रता सेनानियों ने कमीशन का भारी विरोध किया। हजारों की संख्या में टाना भगत विरोध करने के लिए गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा से रांची पहुंचे थे। पूरे रांची में उस दिन हड़ताल रखी गई थी। नागरमल मोदी, पूर्णचंद्र मित्रा, गुलाब नारायण तिवारी, देवकी नंदन प्रसाद, रामरक्ष ब्रह्मचारी, रामचंद्र प्रसाद, जानकी साहू, इंदिरा साहू आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने कमीशन को काले झंडे दिखाए। कमीशन का विरोध करने के लिए रांची, हजारीबाग, पुलिया, धनबाद जिले में प्रभात फेरी निकाले जाते रहे थे। पटना की तरह रांची में भी प्रभात फेरी करने वाले उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाओ का बेड़ा हुआ गीत गाते नगर की परिक्रमा करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का अर्थ है मुल्की कानून की नम्रतापूर्वक अवमानना करना। आंदोलन को आरंभ करते हुए 22 मार्च 1930 को प्रातः 6:30 बजे गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित 20 मील दांडी की ओर प्रस्थान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। 241 मील की यात्रा समाप्ति में 24 दिन का समय लगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। नमक पर सरकार का एकाधिकार था और उस पर वर्ष में 5 आना की दर से कर गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी देना पड़ता था। यह उसकी 3 दिन की आय के बराबर था। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ उन्होंने जनता के समक्ष कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनमें हर गांव में नमक कानून तोड़ने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार को कर नहीं देने, शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकान में धरना देने आदि के संबंध में थे। गांधी जी को 5 मई 1930 को बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। शराब व नशीले पदार्थ की दुकानें पर धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। सरकारी संस्था का बहिष्कार किया जाने लगा। सरकारी चिन्हों पर धावा बोला जाने लगा। स्थान स्थान में नमक कानून तोड़े जाने लगे। कई नगरों में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई आदि। सरकारी दमन चक्र चलता रहा। सरकारी दमन चक्र के बावजूद आंदोलन पूरे जोश के साथ चलता रहा। बिहार में आंदोलन। बिहार का अपना कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग सोडा से एक उप उत्पादन के रूप में नमक बनाया करते थे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक तैयार करने तथा अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स देना बंद करने हेतु सत्याग्रह आरंभ करने के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी। पूरे बिहार में स्वराजी लोग सविनय अवज्ञा संगठित करने लग गए।
6 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई। नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया। चंपारण में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चल पड़ा। राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रहियों को विदाई दी। सत्याग्रह झकिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सनवरिया और जोकरिया में ठहरते हुए 11 अप्रैल को बेतिया पहुंचे। बेतिया पहुंचने तक 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। रास्ते भर के लोग जत्था का स्वागत किया। जत्था जहां भी ठहरता वहां सभा होती। 15 अप्रैल 1930 को जोगापट्टी, मोतिहारी, डाका, सुगौली, गोविंदगंज, रक्सौल और बेतिया में नमक कानून भंग किया गया। विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, सीताशरण, विश्वनाथ सिंह, हरवंश सहाय, जय नारायण प्रसाद, रामदास प्रसाद सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रह फिर भी चलता रहा। 19 अप्रैल को लगभग 200 स्वयंसेवक ने 550 स्थानों पर नमक बनाकर उसकी बिक्री की। चौकीदारी नहीं चुकाने में चंपारण सबसे आगे थे। यहाँ के 5 थाने सुगौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मंगोलिया के लोग सक्रिय रहते थे। आदापुर के सत्याग्रह आश्रम को प्रशासन अपने कब्जे में लिया। सारण के 3 स्थानों बड़ेजा, गोरिया, कोठी और हाजीपुर के नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। इन स्थानों पर 6, 7, 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 3 जत्थे गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भारत मिश्र के नेतृत्व में जत्था प्रस्थान किया। नमक कानून भंग करने पर गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भारत सिंह, नारायण प्रसाद सिंह, बबन सिंह सहित कई सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। नमक बनाने के सामान जब्त कर लिए गए। इसके बावजूद सारण के गोरिया, कोठी, बड़ेजा, हाजीपुर, बरहरा, मिरवा, रामपुर में सत्याग्रह चलता रहा। 23 अप्रैल तक 12 स्थानों पर नमक बनाने के केंद्र खुल चुके थे। सामाजिक बहिष्कार कार्यक्रम भी चला। 6 अप्रैल को 11 चौकीदार तथा एक दफादार ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस की ओर से उनका सम्मान किया गया। सारण के संपूर्ण गुथनी थाना और गरखा थाना के 12 गांवों ने चौकीदारी बंद कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल से राम दयालु सिंह, जनकधारी सिंह, रामनंदन सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर के सत्याग्रही शिवहर पहुंचकर नमक कानून भंग करने का निर्णय लिया। जत्था मुजफ्फरपुर से रवाना हुआ। स्थान स्थान पर गांव वालों ने उनका स्वागत किया। तिलक मैदान में एक बड़ी सभा हुई। कृपलानी जी ने वहां उत्साहवर्धक भाषण दिया। बड़ी संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। फिर भी स्थान स्थान पर सत्याग्रह चलता रहा। 23 अप्रैल तक 30 मुख्य नमक बनाने के केंद्र स्थापित किए जा चुके थे। केंद्र के अतिरिक्त बस्तियों में भी नमक बनाया जा रहा था। पटना में 16 अप्रैल 1930 बुधवार को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना सिटी के मंगल तालाब के पूरब नरवासपिंड में नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। अंबिकांत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से जत्था प्राप्त 9 बजे रवाना हुआ। 21 स्वयंसेवकों को सुल्तानगंज के निकट गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा जत्था रामवृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। बेनीपुरी जी सहित कई स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गए। अतः तीन बार स्वयंसेवकों का जत्था उसी रास्ते से भेजने का निर्णय लिया गया। दमन चक्र चलता रहा। जो भी जत्था आगे बढ़ता उसे पुलिस पीटती और थाना ले जाती। इस तरह जत्था नियत स्थान पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करती रही।
गांवों से स्वयंसेवकों का जत्था पटना पहुंचते रहे। नावास पिंड चलो का नारा गूंजता रहा। अंततः 23 अप्रैल बुधवार को स्वयंसेवकों का जत्था नावास पिंड पहुंचने में सफल हुआ। वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया। पटना के दानापुर, बिहटा, अमराहा, विक्रम, नौबतपुर, खगोल, बाढ़ सहित कई स्थानों में नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। दरभंगा में 17 अप्रैल को नमक कानून भंग करने के लिए सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का जत्था पिपरा के लिए रवाना हुआ था। सत्यनारायण सिंह, रामनंदन मिश्र आदि गिरफ्तार हो गए। इसके पश्चात पिपरा में स्वयंसेवक प्रतिदिन नमक बनाने लगे। दरभंगा के बहेरा, दल सिंह सराय, मोहद्दी नगर थाना चौकीदारी न चुकाने में सबसे आगे रहे। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल को 11 स्वयंसेवकों का 2 जत्था, एक बेगूसराय के गरहरा के लिए और दूसरा चौकी गांव के लिए रवाना हुआ। 20 अप्रैल को नमक बनाने के क्रम में पुलिस के साथ स्वयंसेवकों की झड़प हुई। नमक के कड़ाही की रक्षा करने के क्रम में स्वयंसेवक श्री कृष्ण सिंह को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया, परंतु मुंगेर के स्वयंसेवक गढ़पुरा में 3 सप्ताह तक नमक बनाते रहे। वहां स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी भी हुई। दक्षिण मुंगेर में कालिका सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल को स्वयंसेवकों का जत्था लखीसराय के लिए रवाना हुआ। लखीसराय में उन्होंने नमक कानून को भंग किया। 22 अप्रैल को बहरिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। मुंगेर के कई स्थानों में नमक बनाया जाता रहा। दक्षिण मुंगेर में कालिका सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल को स्वयंसेवकों का जत्था लखीसराय के लिए रवाना हुआ। लखीसराय में उन्होंने नमक कानून को भंग किया। 22 अप्रैल को बहरिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। मुंगेर के कई स्थानों में नमक बनाया जाता रहा। भागलपुर में 11-11 के 2 जत्थे तैयार किए गए। पहला महादेव लाल सर्राफ के नेतृत्व में तथा दूसरा दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में। यह दोनों जत्थे विहपुर के गौरीपुर के लिए रवाना हुए। 20 अप्रैल को दोनों जत्थों ने गौरीपुर पहुंचकर नमक कानून भंग किया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई। 1 जून को स्वयंसेवक जब शराब एवं गांजा दुकान पर धरना दे रहे थे तब पुलिस ने स्वयंसेवकों को पीटा। कांग्रेस खादी भंडार चरखा संघ पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। कब्जा हटाने के लिए स्वयंसेवक 2 से 6 जून तक प्रयास करते रहे। कब्जा हटाने के प्रयास में सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए। वीरपुर में पुलिस दमन चक्र भयावह स्थिति में पहुंच गई। इससे भागलपुर में राष्ट्रवादी भावना और जोर पकड़ ली। वीरपुर के सभी चौकीदार, सरपंच एवं कुछ दफादारों ने त्यागपत्र दे दिया। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्यों कमलेश्वरी सहाय, श्यामा नारायण सिंह शर्मा, नवल किशोर प्रसाद सिंह तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधांशु भूषण राय ने त्यागपत्र दे दिया। कहलगांव और सुल्तानगंज थाने के कुछ बस्तियों के लोगों ने चौकीदारी देने बंद कर दिया। कहलगांव सत्याग्रह आश्रम को प्रशासन ने बिना गैरकानूनी संस्था घोषित किए अपने कब्जे में ले लिया। सुल्तानगंज और भीखपुर के सत्याग्रह आश्रम में छापा मारकर स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया। मानभूम के पुरुलिया, धनबाद, झालदा, झरिया, रामचंद्रपुर आदि में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर काफ़ी उत्साह था। 10 अप्रैल 1930 को मानभूम कांग्रेस की ओर से निवारण चंद्र दास गुप्त की अध्यक्षता में सत्याग्रह समिति स्थापित की गई।
संपूर्ण मानभूमि में एक साथ नमक सत्याग्रह जोर शोर के साथ शुरू किया गया। गांव कस्बों तक में गैर कानूनी नमक बनाया जाता और खुले बाजार में उसे बेचा जाता। पुरुलिया में चौकीदारी देना बंद कर दिया। सरकार ने सत्याग्रह को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। निवारण चंद्र दास गुप्त, विभूति दास गुप्त, शिवशरण जायसवाल, स्वामी मोहनदास, वीर राघवाचार्य, खेतीकांत चटर्जी, अतुल्य घोष, लवण्य प्रभा घोष, फणींद्र नाथ बोस सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी कर लिया गया। प्रशासन ने 2 महीने के लिए सभाओं एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु धरना प्रदर्शन संपूर्ण मानभूमि में चलती रही। शाहाबाद स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन शुरू होते ही शाहाबाद में कांग्रेस की गतिविधि बढ़ गई। 7 फरवरी को अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी मोहनिया में स्थापित की गई। भभुआ नगरपालिका के उपाध्यक्ष इस कमेटी के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। भवानी दयाल सन्यासी सासाराम में सक्रिय रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सासाराम तथा आरा में सभाएं हुई। भवानी दयाल सन्यासी को गिरफ्तार कर लिया गया। संपूर्ण शाहाबाद में विदेशी वस्त्र, नशीले द्रव्यों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा था। कई स्थानों पर चौकीदारी नहीं चुकाने का अभियान चलाया गया। बाबूरा के कुछ लोगों ने चौकीदारी चुकाने से इनकार कर दिया गया। नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जा रहा था। आंदोलन के दौरान आरा के रामायण प्रसाद, विंध्याचल प्रसाद, भुवनेश्वरी मिश्र, शमसू जोहा, हजीफ अमीन, बक्सर के चंद्रशेखर प्रसाद, जयप्रकाश लाल, जगदीशपुर के जोखीलाल, जमुना प्रसाद, रामाधर पाठक, सहसराम के भवानी दयाल सन्यासी, रंग बहादुर लाल, बुधन राय वर्मा सहित 426 स्वराजियों को गिरफ्तार किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों का भारत छोड़ो संबंधी प्रस्ताव, गांधी जी सहित बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस तथा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को उसकी शाखाओं सहित सभी अंगों को गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबंध लगा दिए जाने से पूरे बिहार में उत्तेजना फैल गई। इस उत्तेजक माहौल में जिलाधिकारी WD आचार्य स्वयं राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने सदाकत आश्रम पहुंच गया। राजेंद्र प्रसाद अस्वस्थ थे, फिर भी उन्हें बांकीपुर जेल ले जाया गया। फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, अनुग्रह नारायण सिंह सहित बिहार के सभी बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में पटना, गया, भागलपुर, रांची, छपरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, हजारीबाग सहित गांव कस्बों तक में हड़ताल रखी गई। जनता की ओर से जुलूस निकाले गए। सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कई चरणों से गुजरा। सभी चरण में जनता की समर्पित भागीदारी रही थी। अगस्त क्रांति में बिहार के सभी वर्गों के सदस्यों ने आत्माहुति दी थी और आत्माहुति का लक्ष्य देश के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्ति करना था। पटना के छात्रों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पटना के छात्रों ने एक विशाल जुलूस निकाला। पटना के स्कूल कॉलेजों में पूरी हड़ताल रखी गई। स्वतंत्रता आंदोलन में से संबंधित जितने भी संस्थाएं थी सभी पर उसकी शाखाएं सहित और गैरकानूनी सहित प्रतिबंध लगा दिया गया। कई स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कई स्थानों पर आयोजित किए गए आगजनी, तोड़फोड़, छात्रों और पुलिस की झड़प से स्थिति गंभीर होती चली गई। हर वर्ग के लोग छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे। पटना के आसपास के उपनगरों दानापुर, मसौढी, बख्तियारपुर, नौबतपुर, खगौल, बिट्टा, मन्नेर, विक्रमगंज के छात्र भी पटना पहुंचने लगे। पटना सचिवालय गोलीकांड। पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए छात्रों ने 11 अगस्त 1942 को उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पटना मेडिकल कॉलेज परिसर तथा सिटी कोर्ट पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। छात्रों और पुलिस में कई स्थानों पर झड़पें। सरकारी तंत्र को आंदोलनकारियों को रोकना मुश्किल सा हो गया। छात्रों का जुलूस सचिवालय की ओर बढ़ता गया। लाठी तथा गिरफ्तारी भी
उन्हें रोक नहीं सकी। छात्र सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए कृत संकल्प थे। 2 बजे के करीब वे सचिवालय परिसर तक पहुंच भी गए। 2:15 बजे के लगभग पूरी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के लिए प्रयास करते रहे। इस दौरान 6 छात्र गिरफ्तार भी हुए, परंतु उनके संकल्प को वो तोड़ नहीं पाए। परंतु संध्या 4:57 पुलिस ने जिलाधिकारी आर्थर के आदेश पर छात्रों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। 7 छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, उम्र 19 वर्ष, 11वीं कक्षा का छात्र। पिता राम कुमार सिंह, पत्नी पतिराग कुंवर, ग्राम नरेंद्रपुर, थाना दरौली, सारण। शहीद रामानंद सिन्हा, उम्र 19 से 20 वर्ष, 11वीं कक्षा का छात्र। पिता लक्षण सिंह, मां उन्नतिया देवी, ग्राम शहादत नगर, थाना मसौढ़ी, पटना। 1 वर्ष पूर्व ही इनकी शादी हुई थी। पत्नी अपनी अनपी देवी पति के विक्षेप में 1 माह बाद ही स्वर्ग सिधार गई। शहीद सतीश प्रसाद झा, उम्र 19 वर्ष, 11वीं कक्षा का छात्र। पिता जगदीश प्रसाद झा, मां त्रिपुरा देवी, ग्राम खरहरा, थाना बांका, भागलपुर। शहीद जगपति कुमार, बीएन कॉलेज के द्वितीय वार्षिक श्रेणी का छात्र। पिता सुखराज बहादुर, मां देव रानी कुमार, ग्राम खराटी, थाना ओबरा, औरंगाबाद। शहीद देवी पद चौधरी, मिलर हाई स्कूल के 9वीं कक्षा का छात्र। पिता देवेंद्र नाथ चौधरी, मां प्रमुदिनी देवी, ग्राम जमालपुर, थाना विश्वनाथ, जिला सिलहट, आसाराम। उनके पिता आसाम से आकर पटना में बसे और परिवार के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में चौधरी परिवार के योगदान पर देश सेवक पिता और शहीद पुत्र नामक पुस्तक तैयार की गई थी। शहीद राजेंद्र सिंह, पटना हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र। पिता शिवनारायण सिंह, मां जीरा देवी, पत्नी सुरेश देवी, ग्राम बनवाड़ी चक्र, थाना सोनपुरा, सारण। शहीद राम गोविंद सिंह, पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं की कक्षा का छात्र। पिता देवकी सिंह, मां राम कुंवर देवी, पत्नी आशा कुंवर, ग्राम दशरथ, थाना फुलवाड़ी, पटना। 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड के छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। इसकी लपटें पूरे बिहार में फैल गई और बड़े पैमाने पर रेल संचार, सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया। आक्रोश की लहर में लंबे समय तक रही। पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही। पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। आने जाने वाले से पहचान पत्र मांगा जाने लगा। पटना के आसपास के उपनगरों बिहटा, बख्तियारपुर, खगोल, मनेर, फतुहा, दानापुर, मसौढ़ी, नौबतपुर, विक्रम आदि में भी पटना की तरह ही आंदोलनकारियों ने उग्र आंदोलन किया। मनेर, नौबतपुर और मसौढ़ी में पुलिस की गोली की कई आंदोलनकारी मारे गए। हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। योगी, सर्चलाइट, राष्ट्रवादी, नवशक्ति आदि समाचार पत्रों पर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। सर्चलाइट तथा योगी के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद और वज्र शंकर वर्मा ने गिरफ्तार कर लिया गया। 22 अगस्त 1942 तक 353 आंदोलनकारी गिरफ्तार किए जा चुके थे। बाद के क्रम में इसकी संख्या बढ़ गई। पटना बिहार का केंद्रीय स्थल थी। सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए बिहार में चल रहे आंदोलन को सुचारू रूप से संचालन के लिए गुप्त स्थान से संचालित किया जा रहा था। सारण। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही संपूर्ण तिरहुत कमिश्नरी काबू से बाहर हो गई। महाराजगंज, दिघवाड़ा, मशोड़ा, मशरख थाना के ग्राम अरना, मांझी थाना के उदयपुर, मैरवा बाजार, सोनपुर, गरखा
थेपना आदि स्थानों में पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। पुलिस और सैनिक आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाने लगे, फिर भी आंदोलनकारी दाऊदपुर, छपरा, सोनपुर, महाराजगंज, एकमा, मसरख, गरखा, दरौली, कटैया, शीतलपुर, गोपालगंज, मसौदा, मदौरा, बैकुंठपुर, बनियापुर, परसा, मैरवा, जीरादेई, थेपना, दिघवाड़ा आदि में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन, धरना करते रहे। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता रहा और स्थान स्थान पर राष्ट्रीय झंडे फहराए गए। मुजफ्फरपुर रोष की अभिव्यक्ति शुरू होती गई। कटरा, रामपुर, हरी, हाजीपुर, मीनापुर, महनार, सकरा, पारू, देवरी, माती, छपरा, भगवानपुर, विद्युपुर बाजार, धनौर, तेजोल, रेवाड़ी, अम्बा, बारूराज, माड़ा, मेजरगंज, चैरात आदि में पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। संपूर्ण जिला में स्थिति गंभीर बन गई। हाजीपुर जेल में आक्रमण कर 79 कैदियों को छुड़ा लिए गए। कई पुलिस थाने पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया। कचहरी, थाने, जेल सहित सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। सरकारी दस्तावेजों को जलाया गया। प्रतिक्रियाओं में अंग्रेज सैनिकों द्वारा कांग्रेस कार्यालय, खादी भंडारों को जलाए जाने लगे। आंदोलनकारियों से सहानुभूति रखने वाले पर भी जुल्म ढाए जाने लगा। सैनिक आंदोलनकारियों पर हर तरह के दमन कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते रहे। पटना गोलीकांड के बाद यहां के छात्र उग्र होकर आंदोलन करने लगे। ग्रियर, भूमिहर, ब्राह्मण कॉलेज, जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, तिरहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के भवनों पर यूनियन जैक को हटाकर राष्ट्रीय झंडा फहराए गए। तिलक मैदान में सभाएं होते रहे थे। चंपारण आंदोलन के उग्र रूप को देखते हुए दुखहर्ती कोठियों में रहने वाले अंग्रेजों को बेतिया, लोहरिया और मोतिहारी ले आया गया। बेतिया के वकीलों एवं मुख्तारों ने कार्यालयों का बहिष्कार किया। केसरिया, धनहा, गोविंदगंज, ढाका, मधुबन, घोड़ासहल, जोगापट्टी, रामनगर, लोहरिया, शिकारपुर, बगहा और रक्सौल थानों पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया। पंच, पोखरिया, छौड़ादाना, मेहसी, बेतिया, मुरतिया, ढाका में पुलिस सैनिकों को गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। पटना गोली कांड के बाद चंपारण के छात्रों ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। दरभंगा आंदोलन प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त को सभाएं और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। स्कूल को बंद कर दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और मिथिला कॉलेज के छात्रों पर 2 सप्ताह तक सड़कों तक निकलने पर रोक लगा दिया गया। दरभंगा, सिंहवाड़ा, सकरी, बरुणा पुल के समीप, रोसड़ा पुल के समीप, मधुबनी, सरिसपाही, हरिपुर, रवजौली, फूलपरास, दल सिंह सराय, समस्तीपुर, गुमती, देवधा, दीप, मधेपुर थाना, सिंधिया आदि में पुलिस और सैनिकों की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडे फहराए गए। कई पुलों को विनिष्ट कर दिया गया। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दिए गए।
प्रतिक्रिया स्वरूप सैनिकों ने कांग्रेस कार्यालय और आंदोलनकारियों के घरों में आग के हवाले करते रहे थे। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, धरहरा, जोगबनी, जानकी नगर, रुपौली, अररिया, फारबिसगंज सहित गांवों कस्बों में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ से ही तेजी में रही। मजदूरों ने कटिहार के रजिस्ट्री कार्यालय को लूट लिया और राष्ट्रीय झंडा वहां फहरा दिया। इस कारण कई नेता गिरफ्तार कर लिया गया। कटिहार, धरहरा, भभुआ, अररिया, रुपौली, धमहरा आदि में पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। धमदाहा और रुपौली गोलीकांड भयावह थी। थानों पर आक्रमण के लिए आंदोलनकारी संतालों की तीर धनुष के साथ प्रशिक्षित भी किया गया था। कई स्थानों पर आक्रमण किए गए। 25 अगस्त को पूरे जेल में ध्रुव दिवस मनाई गई। ध्रुव दिवस मनाने के क्रम में धमदाहा और रुपौली में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे आंदोलनकारी उत्तेजित हो गए और थाने को जला दिया। धमदाहा में 14 व्यक्ति शहीद हो गए। पुलिस दमन चक्र लंबे समय तक चलता रहा। जेल में बंद आंदोलनकारियों ने दो सेलों के तोड़ दिया गया। मुंगेर, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही मुंगेर, जमालपुर, सूरजगढ़ा, तारापुर, गोगरी, तेघरा, बेगूसराय, शेखपुरा, वासुदेवपुर, खड़गपुर, किऊल, खगड़िया, महसकूट, कल्याणपुर, बरियारपुर, झाझा आदि सहित मुंगेर के गांव कस्बों में राष्ट्रीय झंडा फहराने का सिलसिला शुरू हुआ। स्कूल कॉलेजों के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। आंदोलन का रुख देखते ही तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज किला में तब्दील कर दिया गया था। आंदोलनकारी राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत थे। जिला की स्थिति गंभीर हो चुकी थी। पुलिस तथा अर्धदलित भी भीतरी क्षेत्रों में जा नहीं सकते थे। बेगूसराय जेल से कैदी भागने में सफल हुए। गोगरी, बेगूसराय, खगड़पुर, बरियारपुर, तेघरा, बरौनी, सूरजगढ़ा, लखीसराय, खगड़िया, बिहट, अमयपुर, किऊल, दनियालपुर, बछवाड़ा में पुलिस की गोली से कई व्यक्ति मारे गए। अंग्रेज सैनिकों ने बदला लेने के लिए कई नृशंस कार्रवाई की। संचार व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया था। हिंदुस्तान नामक सूचना पत्र निकाला गया। डाक पहुंचने के लिए विमानों का व्यवहार किया जाने लगा। विमान पसराहा स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 जीवित विमान चालकों को आंदोलनकारियों ने पीट कर मार डाला। इसलिए रहीमपुर, चौथम, मानसी, मथुरापुर सहित इसके पास के गांव वालों से जुर्माना वसूला गया। स्थान स्थान से हड़ताल किया जाता रहा। भागलपुर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही क्रांति की लपटें दूर दूर तक फैल गई। भागलपुर के आंदोलनकारियों ने अधिक अहिंसापूर्ण ढंग से काम किया। विभिन्न स्थानों पर थाना, शराबखाना, सरकारी कार्यालयों, कचहरियों पर आंदोलनकारियों के आक्रमण होते रहे। 11 अगस्त को पटना में हुए गोलीकांड की वजह से छात्र अधिक उग्र हुए। स्टेशन, थाना, डाकघरों, सरकारी संस्थानों को वे आग के हवाले करते जा रहे थे। नौगछिया में गोली चलाने की खबर से भी आंदोलनकारी विक्षुब्ध थे। संचार व्यवस्था पूरी तरह विच्छिन्न हो चुकी थी। 15 अगस्त को भागलपुर में 2 बार आंदोलनकारियों पर गोली चली। आंदोलनकारी भगीरथ चौधरी और उनकी पत्नी को छुड़ाने के प्रयत्न के समय तथा संध्या लाजपत पार्क के पास गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान को बंद करवा दिया। 16 और 17 अगस्त को भागलपुर स्टेशन के पास तथा नाथनगर में गोली से कई स्वयंसेवक मारे गए। चंपानगर में कर्फ्यू के बावजूद आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाले। सबौर कृषि संस्थान और नाथनगर रेशम संस्थान सरकार के हाथों से पूरी तरह निकाल गए थे। 4 सितंबर को भागलपुर जेल के बंदियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 29 बंदियों की मृत्यु हो गई। इस कांड से पूरे बिहार में उत्तेजना फैल गई। भागलपुर के भीतरी क्षेत्र की भी ऐसी स्थिति थी। मधेपुरा, सुल्तानगंज, पीपैती थाना के
स्यारमानी, तेलघी, सोनबरसा, दियारा, बेलहर आदि स्थानों में पुलिस की गोली से सैकड़ों आंदोलनकारी मारे गए। मधेपुरा तथा तेलघी में एक ही दिन में 2 बार गोली चलाई गई थी। अंग्रेज परिवारों को भीतरी क्षेत्रों से सुरक्षित भागलपुर ले जाया गया। मधेपुरा, सहरसा, सोनबरसा, सुपौल, बांका, सुल्तानगंज, प्रतापगंज, भीमनगर, बिहपुर, गनगनिया, अकबरपुर, सबौर, पीरपैंती, कटरिया, कहलगांव, नौगछिया सहित अन्य क्षेत्रों में स्थिति अशांत रही। गया बिहार के अन्य क्षेत्रों की तरह गया में भी भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा। अरवल, पिसौली, दाऊदनगर, कुर्था तथा नबीनगर में पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारी मारे गए। सैनिकों की टुकड़ी सोन नदी के पूर्वी भाग में पदस्थापित कर दिया गया। महिला स्वयंसेवक ने भी धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वारसलीगंज, चाकंद सहित कई स्टेशन जला दिए गए। गया काटन और जूट मिल के मजदूरों ने हड़ताल रखी। टिकरी में उग्र भीड़ ने पुलिस के चुंगल से कई आंदोलनकारियों को छुड़ा लिए। गया के 150 लिपिकों ने इस्तीफा दे दिया। आंदोलन के दौरान अतरी, गोह, नबीनगर, कुटुंबा, कुर्था, अरवल, धोसी, गुरवा, इमामगंज, डुमरिया, गोविंदपुर, कोआकोल, वारसलीगंज और पकड़ीरामा थाना से पुलिस हटा ली गई थी। पुलिस और सैनिकों के अत्याचार सहते हुए भी स्वयंसेवक आंदोलनरत रहे थे। शाहाबाद, संपूर्ण शाहाबाद में उग्र प्रदर्शन के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो इसी स्वभाव में आगे के क्रम में चलती रही। जुलूस प्रदर्शन, इश्तहार बांटना, सड़क, पुल, रेलवे लाइन तार काटना, थानों पर आक्रमण, सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण आदि अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी चलता रहा। 15 अगस्त को जेल फाटक तोड़ने के क्रम में बक्सर में गोली चली। बक्सर जाने के क्रम में रास्ते में सैनिकों को बाधा पहुंचाने पर भी गोली चली, जिसमें 17 व्यक्ति मारे गए। आरा, डुमरांव, सासाराम, भभुआ, पीरो, गालखड़ी, नावनगर, कोसन राय, नवोदर, जोगरी, जमीरा, चंडी, सहार में सैनिकों की गोली से कई 100 आंदोलनकारी मारे गए। नगरों में दमनात्मक कार्रवाई तो होती थी, सुदूर देहातों में भी नृशंस अत्याचार होते रहे थे। इसके बावजूद जन भागीदारी से आंदोलन सक्रियता के साथ चलता रहा था। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।